क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज के हमारे गेस्ट रुपेंद्र ने यही किया है। बिहार से आने वाले रुपेंद्र ने बीबीए और एमबीए करने के बाद भी अपनी पैशन को चुना और स्टैंड अप कॉमेडी और पोएट्री की दुनिया में कदम रखा। 200 से ज्यादा ओपन माइक करने के बाद आज वो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम उनकी पूरी जर्नी जानेंगे, कैसे उन्हें इंस्पिरेशन मिला, कैसे उन्होंने स्ट्रगल के साथ अपने ड्रीम्स को बैलेंस किया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैशन को कैसे कंटिन्यू रखा, और अगर आप भी स्टेज पर आना चाहते हैं तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं हूं श्याम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टाइल विद श्याम। हेलो दोस्तों, मैं श्याम शर्मा, स्टाइल विद श्याम के आज नए एपिसोड में आज हमारे बीच एक उभरते हुए कलाकार और बहुत फेमस, बहुत अच्छे, जो अलग अलग मंचों पे अलग अलग अपने आर्ट को प्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनसे सुनते हैं उनकी जुबानी। तो मैं स्वागत करता हूँ रुपेंद्र जी को। रुपेंद्र जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा बहुत सारे काम में माहिर हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपने काम किया हुआ है अपनी जर्नी में, और आपने अब स्टेज को अपना एक स्पेशली टाइम दिया है जहां से आप आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी आप यहां से नाम बना रहे हो। तो थोड़ा सा आप अपने परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम रुपेंद्र ठाकुर है और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ प्लस पोइट्री करता हूँ। मैं पिछले 2 सालों से कंटिन्यू में कर रहा हूँ। लगभग 200 से अधिक हम लोग ओपन माइक कर चुके हैं और मतलब पैशन है ही है, बाकी दूसरा भी काम है, लेकिन मेन फोकस मेरा स्टैंड अप कॉमेडी पर भी है। और इसमें ही आगे बढ़ना है, बड़े बड़े स्टेज करना है, बड़े बड़े शो करना है, जिससे कि मेरा नाम ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए। और रुपेंद्र जी, जो आपने कॉमेडी को मंच पे लाया, तो आपके प्रेजेंटेशन से जो लोग होते हैं सुनने वाले, जी, ऐसा कभी हुआ है कि वो ऐसा फील करते हो कि उनके ही फीलिंग को आप बता रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन सा चल रहा है। अभी क्या, अभी गैस का प्रॉब्लम है, उस पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारा देश जो है गैस पेट्रोल डीजल के मामले में दूसरे देश पर निर्भर है, वही शराब के मामले में आत्मनिर्भर है। मैंने गैस की कमी देखी, मैंने कैश की कमी देखी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी देखी, लेकिन आज तक कभी हम लोग शराब की कमी नहीं देखी। वहीं जो गैस आज प्रॉब्लम आ रही है, अपने देश में नहीं आ रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड आ रही है। इसके लिए लोग 1 घंटा लाइन में लगा देते हैं, टाइम चला जाता है, तो सरकार से 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय लोग के लिए सरकार ने ठेके खोल दिए थे, तो लोग रात से ही लाइन लगाते थे, तो उस समय सरकार को शुक्रिया अदा बोलते थे। अभी 70 प्रो मैक्स आईफोन का आया, उसमें 2 दिन पहले से लाइन लगाते, 2-2 लाख रुपया लेकर। उस समय सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं पूछते थे। सर, वही बात हो गई ना कि बहुत सारे इंसान हैं जो अपने फैमिली के लिए कुछ कर देते हैं, तो जिंदगी भर ढोएंगे, अरे मैं तुम्हारे लिए तो ये किया। वही अपने मन पसंदीदा जो भी है आदमी है, उसके लिए लाखों लाख खर्चा कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं पूछते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर कि जो गैस की कमी हो रही है वो ईरान और इजराइल के लड़ाई के वजह से हो रही है। नहीं सर, मेरा थिंकिंग ये नहीं है। मेरा थिंकिंग है कि जब मोदी जी बोले थे कि नहीं खाने दूंगा नहीं खाऊंगा, सर ये जो मार्च महीना आता है ना, कुछ ना कुछ संकट लेके आता है। पहले 2020 में आया था, लॉकडाउन लेकर आया था, और प्रत्येक साल बच्चों का एग्ज़ाम, जो एम्प्लॉई लोग होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, उनका टारगेट अचीव करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इस साल का जो मार्च आया सबसे बेकार रहा। जैसे इसमें हमने ईद भी देखी, होली भी देखी, एग्ज़ाम भी देखी, प्रैक्टिकल भी देखी, हमने वर्ल्ड कप भी देखा, वर्ल्ड वार भी देखा, आईपीएल भी देखा, गर्मी भी देखा, सर्दी भी देखा। तो सर ये महीना कटने का नाम नहीं ले रहा था। थैंक यू, हम लोग अप्रैल में आ गए हैं।
हाँ, ये तो आपने सच बोला कि जो आज घटनाएं घट रही हैं, एक आर्टिस्ट जो होता है उसी को प्रेजेंट करता है। जी जी। लेकिन कभी ऐसा आपने सोचा कि आपदा में अवसर? हाँ सर, एक्चुअली आपदा में अवसर, बहुत सारे लोग, लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत सारे लोग आगे आए, कितना लोगों की जॉब चली गई उस समय लोगों ने क्या किया, खुद का बिजनेस चालू किया, छोटे से कैंटीन से आज उनका बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो ये भी होता है सर, आपदा में अवसर आज मिलता है सर। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आत्मनिर्भर कैसे रहना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो पीएम साहब हैं, मोदी सर का एक फार्मूला है, जी जी आपदा में अवसर। जी जी। तो जो गैस या पेट्रोल की जो दिक्कत है, हम कुछ साल में आत्मनिर्भर के करीब पहुंच जाएंगे, जहां हमें इसकी किल्लत नहीं होगी। जी जी, कि जो चीज़ हम लोग को किल्लत होती है तभी पता चलता है कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है और आत्मनिर्भर रहना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि हर शहर में ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे थे। जी जी और उस वक्त जब ऑक्सीजन पे काम हुआ तो आपदा में अवसर का काम हुआ, और आज इतना ऑक्सीजन पड़ा है कि उसका यूज नहीं है। जी जी। ये हमने देखा है, आपने भी देखा है। तो इसलिए मैं मेक इन इंडिया पे जोर देता हूँ। और समय एक ऐसा घड़ी है, जी समय एक ऐसा घड़ी है, घड़ी से महंगा तो समय, घड़ी से महंगा तो वक्त होता है, घड़ी से महंगा तो वक्त होता है, जो इसकी कदर कर ले उसी का वक्त होता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। अभी हमारे फील्ड में आ जाइए। मैं सैकड़ों स्टेज शो कर चुका हूँ, जी जी और वहाँ जो है सिर्फ मुझे सिखाना नहीं होता है, लोगों को उनकी आंखें खोलना भी होता है और उनको हंसाना भी होता है। एक्चुअली सर, मैं बहुत सारा ओपन माइक किया हूँ। मेरे मन में ये थॉट रहता है कि मुझे कभी वल्गर करना नहीं है, डबल मीनिंग करना नहीं है, और पॉलिटिक्स पर करना नहीं है। मुझे जो समाज में दिखता है उस पर करना है, जिससे लोग समझे कि तू मेरे ऊपर जोक कर रहा है भाई, कि मेरा तो खुद का पर्सनल कहानी है। वैसे मैं करता हूँ, क्योंकि मैं फेमस हूँ नहीं हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अच्छा बन के रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुपेंद्र जी, आपका कविता और कॉमेडी के प्रति झुकाव कैसे हुआ? एक्चुअली सर, एक ब्लॉड में भी रहता है, और मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, उसमें बीबीए कर रहा था, बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता, जिसमें से रविशंकर प्रसाद जो सांसद है वहाँ का, कैबिनेट में मंत्री भी है, लालू प्रसाद यादव, कोई नाम का मोहताज नहीं है, वो उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। वहाँ से मैंने बीबीए किया, और अपने लॉज में एक बार ऐसे सोया हुआ था दिन में, एक लड़का मेरे बाजू वाले कमरे में, संदीप यादव करके है, वो भी आज वसई में रहते, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने देख रहे थे कपिल शर्मा शो, जो उस समय कलर्स पर आता था। मैं देखा तो मैं लगा कि मैं कर सकता हूँ यार ये सर। वो भी बोले कि तुम कर सकते हो। फिर मैं मुंबई आया, मैंने मुनव्वर फारूकी के साथ भी शो किया। उस समय मुनव्वर फारूकी नहीं था, मुनव्वर फारूकी फेमस नहीं था, उसको लोग नहीं जानते थे। वो हम लोग का सीनियर था, होस्ट करता था, कनवास क्लब करके था, और एक हेरिटेज था। तो हम दोनों जगह गए, लेकिन स्टेट पर चढ़े तो पता चला कि नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम। किसी को 10 मिनट इंगेज करना और हंसाते रहना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मैं 2 मिनट पर ही उतर आया। अच्छा अच्छा। इतना नर्वस हो गया। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने जॉब शुरू कर दिया, लॉकडाउन आया, 6 साल मैंने बैंक में काम किया, अदर बैंकों में। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। जो तुम्हारे दिल में है, एक ही लाइफ है, करके दिखा दो भाई। तो इस लाइन में मैं घुस गया, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लगन लग गई आगे जाने की। बिहार से निकलकर मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? ठीक है, बिहार से निकले तो मेरा सफर पंजाब होके आया है, क्योंकि मेरा एमबीए पंजाब में हुआ, एचआर और मार्केटिंग से हुआ। वहाँ भी बहुत अच्छे दोस्त लोग बने। वो लोग भी, कॉलेज में मैं ऐसे हंसाता रहता था लोगों को कुछ कुछ बातें पर, वो लोग भी बोले कि ऑब्जर्व किए। और जो फंक्शन शो होता है कॉलेज में, फ्रेशर पार्टी हो गया, फेयरवेल हो गया, उसमें मैं करता रहता था। तो वहाँ से भी लोग बोले कि नहीं रुपेंद्र, तुम्हारा फील्ड अच्छा है, तुम करो उसमें। पढ़ाई जो है
वो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी के साथ साथ अपना जो पैशन है वो भी करते रहो। तो मैंने इस फील्ड में आया उस समय से। उपेंद्र जी, पहली बार जब स्टेज पे आप गए थे जी जी। तो कैसा महसूस किए थे? पहली बार मैं गया तो मैं पूरा नर्वस था, पसीना निकल रहे थे मेरे। अच्छा। और जो एंकर थे तो मुझे लग रहा था कि सबसे लास्ट में मेरा दे, क्योंकि दूसरे को जाता था मेरा धड़कन चालू हो जाता था कि क्या करना है क्या अब नहीं। मेरी बारी आएगी। मेरी बारी आएगी। वहां पर गया, फंबल मारना शुरू हो गया, जो रट के गया तो सारा नेट क्लीन हो गया था, कुछ नहीं था मेरे पास में, जो आया और जल्दी जल्दी करके लिख तर गया मैं। बिल्कुल। 200 से ज्यादा आपने ओपन माइक की यात्रा पूरी कर ली है, ठीक है। जैसे बोलते हैं सेंचुरी आपकी हो चुकी है, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी हो चुकी है। तो ये डबल सेंचुरी की खुशी को कैसे फील करते हैं आप? सर एक्चुअली मैं तो 100-150 किया, उस समय तक भी नर्वस था मैं, क्योंकि कहना और करना बड़ी बात होती है। कभी मैं शो करके जाता हूँ तो कोई वीडियो देखता है, तो जो नहीं करते हैं वो आकर हमको समझाते हैं कि रुपेंद्र थोड़ा ऐसे करता ना अच्छा रहता, थोड़ा ऐसे करता। तो उनका अच्छी बात है, कोई आपका वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है। क्या होता है? हाँ। सही बात है। जैसे आईपीएल चल रहा है, हम बाहर बैठे हैं, बोलते अरे अब छक्का मार दे, तब तक वो आउट हो जाता है। नहीं, हमारे कमेंटेटर लोग भी है ना कि जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो सचिन को एडवाइस देते हैं, विराट कोहली को एडवाइस देते हैं, एडवाइस दे देते हैं। और वो तो गेंद इतना तेज आता है कि सुई के नोक के बराबर आता है, उसमें बोलते हैं कि इधर थोड़ा मार देता ना तो अच्छा रहता। भाई उसमें सोचने के वक्त नहीं रहता है, किधर बल्ला लगा किधर गया है। बराबर। आपके लिए दर्शकों का रिएक्शन कितना मायने रखता है? सर दर्शक है तो हम हैं, अगर दर्शक नहीं है तो हम नहीं है सर। आप कब फेमस होते हैं सर? जब आपको दर्शक चाहने लगे कि मुझे वो आदमी चाहिए, तभी आप फेमस होते हैं। नहीं तो अपने मन गढ़ंत करते रहे, दर्शक कोई एंजॉय नहीं ले रहा है तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी ब्लॉकबस्टर फिल्में होती है वो दर्शक ही उसको बनाते हैं। आज धुरंधर निकला, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग नीचे चले आए, एक छोटा सा गांव से लड़का पंजाब से निकला हुआ फिल्म बनाया और कितना करोड़ों करोड़ों में जा रहा है। सही बात है, एक इतिहास बना दिया। असल जिंदगी में आप मजाकिया हैं कि भावुक हैं? सर असल जिंदगी में अपोजिट है, मतलब कॉमेडी से अपोजिट है। मैं ज़्यादा भावुक हूँ। लोग बोलता है कि हंसते रहो, ऐसे मुंह बना। मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब हर समय आदमी को तो मेरे को पास कोई भी अगर कुछ बोल दिया तो टेंशन आने लगता है। अच्छा। कि मैं मजाकिया बहुत कम ही हूँ। मैं कैसे इस फील्ड में आ गया मुझे पता नहीं चला। आपके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा कब आपको लगा होगा कि आज यार बहुत कठिन है? कोई दिन ऐसा आया होगा कि आप 200 कर चुके हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा फील हुआ होगा कि आज बहुत कड़क, बहुत कठिन है आज? सर हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग को कभी कभी ऐसे दर्शक मिल जाएंगे कि छोटी सी चुटकुला मारे पूरा हॉल गूंज हो जाएगा हंसी से। कभी इतना मेहनत करेंगे तभी एक दर्शक भी नहीं हंसते हैं। अब लगता है कि उस समय लगता है कि अभी उतर जाए स्टेज से, कि कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है दर्शक का। और जो हंसते हैं ना तो 2 मिनट का स्क्रिप्ट रहता है, हम 10 मिनट चला देते हैं, 10 मिनट का रहता है 20 मिनट चले जाते हैं कि इंजॉय लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से रहता है सर हम लोग का। आप कुछ ऐसे कार्यक्रम किए हों जो यहाँ पे आप बताना, दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? जी जी सर, हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे कि हम गांव से हैं, और गांव के छोटे, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल कैसा होता था, झोपड़ी की तरह होता था। हम लोग दिन को पढ़ाई करते थे और रात को उसमें कुत्ता का रहने का स्थान होता था। उस समय मैंने ऑब्जर्व किया था कि उस समय प्रत्येक क्लास में एक ऐसी लड़की होती थी जो दुपट्टे से पूरा मुंह बांध कर आती थी और मोटी फेरे वाली चश्मा लगा कर आती थी। तो मैं बताना चाहता हूँ सर कि वो लड़की उस समय के आतंकवादी से कम नहीं होती थी, क्योंकि जैसे क्लास में टीचर एंट्री किए, बोलते बच्चे क्या पढ़ाना है आज, सबसे पहले वो लड़की खड़ा होती थी कि सर आपने होमवर्क दिया है और बोले टेस्ट भी लेंगे। अब अच्छे खासे टीचर का मिस्टेक हुआ बात इरादे लग रही थी, और मेरे जैसे बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक अपना परिणाम जानते थे, इसीलिए उधर कोने में जाकर अपना डिक्की ऊपर करके परिणाम का फल लेने के लिए तैयार रहते थे। अभी एक दिन मेरा दोस्त उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, फिर वो लड़की ने मुंह धोकर दिखाया तो भाग गया।
अभी के बच्चे हैं, मतलब हम लोग किन किन परिस्थिति में पढ़ाई किए हैं वो उनको पता नहीं है। अभी काफ़ी लॉ आ गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, जो टीचर मारेंगे जेल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हम लोग के टाइम में क्यों नहीं था? हम लोग के टाइम में टीचर खुद के मूड फ्रेश करने के चक्कर में हमें कूट देते थे, सही है। और घर पर जाते थे तो मम्मी पापा कूटते थे, और वो लोग थक जाते थे भाड़े पर के आदमी रहते थे कूटने के लिए, जो कि ट्यूशन टीचर होता था। ट्यूशन टीचर होता था। उस समय हम लोग के टाइम में 50 रुपये का महीना लेता था, हम्म, जिसमें 5 रुपये की पढ़ाई कराता था, 45 रुपये कुटाई करता था, और उसमें भी कमी हो जाती, बीच में मम्मी आ जाती थी, मारिए ना मास्टर, मैं अपना ही लड़का है, अपनापन का एहसास दिला करो, कुट खिलाती थी। हम्म, अभी सर बच्चे लोग हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए पेरेंट्स से जिद करते हैं कि वाटर पार्क लेके चलो, गेम सेंटर लेके चलो, मूवी दिखाने लेके चलो, डिज्नीलैंड लेके चलो। एक हम लोग थे, पापा के चट्टा पर फ्रेश हो जाते थे। हम लोग के टाइम में जब गेस्ट आते थे सर, हम्म, तो जाते समय 10 रुपये दे के जाते थे। हम्म, 10 रुपये देते थे तो उसमें मम्मी का क्या फिलोसफी होता था, नहीं लेना बच्चे, गंदी आदत है। गेस्ट बोलती, देखिए गेट्स, देखिए भाई साहब, प्लीज प्लीज लड़का बिगड़ जाएगा, पैसा मत दीजिए उसको। गेस्ट भी बोलते हैं जाने दीजिए, भाभी बच्चा है, कुछ चॉकलेट वगैरह खाए। अब जैसे गेस्ट घर से कदम बाहर निकले, एक पैर निकाले, सबसे पहले मम्मी झपटती थी पैसे पर। उस पैसे में से 10 रुपया में से 8 रुपया TDS काट कर 2 रुपया देते थे कि जाओ जी ले अपनी जिंदगी। जाजिल है। हम लोग की जिंदगी में मतलब टाइम था उस समय, कुछ भी खराब होता था घर में, बच्चे ही खराब किए हैं। अभी देखिए, पेरेंट बच्चे का बैग कैरी करके खुद बस स्टॉप तक जाते हैं छोड़ने के लिए, और बस में वैसा कैसे बाय बाय करेंगे, बच्चा पढ़ने नहीं, विदेश यात्रा जा रहा है। एक हम लोग थे बिना लात खाए कभी स्कूल जाते नहीं थे। अभी 4 साल के बच्चे लोग को देख लीजिए कि गाना क्या खाते गाते फील्ड, मतलब गली में घूम कर कि ओ आइस बुलडाइस स्टैंडिंग लगती है मैनू, छोटी ड्रेस में बूम लगती में। एक हम लोग थे कि हम लोग सिर्फ एक ही गाना याद रहता है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जॉन सीना और हनी सिंह को, जिनके फैशनपन के नाम पर बच्चे छोटे छोटे बाल रखना शुरू कर दिए। एक हम लोग थे कि दिल जले कजे तो बन के गले घूमते थे, झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं। और जिस दिन पापा के हाथ लग गए, नाई के पास ले जाकर क्रांतिवीर के नाना पाटकर बना देते थे। अब कोई कुछ बोलता था, वही नाना पाटकर वाला डाले के अच्छा है, बोलते नाश्ता करेगा, अच्छा है। घर पे गए, आस पड़ोस के बच्चे देखकर हंस रहे हैं, फिर नाना पाटकर वाला डाले के आदत, आ गए कमीने मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। यही तो मेरा ऑब्जर्वेशन बचपन का। बहुत अच्छा आपने अपनी आर्ट को दिखाया, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं। मेरे अपने जब भी शो वगैरह होते हैं, जी तो मेरे एक एंकर हैं, जी जी उनका नाम है धनंजय। जी जी उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जी जी धनंजय उसी पे है जैसे कि आपने बच्चे और स्कूल की बात स्कूल बताई। की बात की, हाँ, हाँ, मैं उसी पे बताना चाहूँगा जी, कि धनंजय अपने बच्चे को जी, स्कूल में ले गए, जी, तो फीस वगैरह भरना था। तो मास्टर साहब पूछ रहे हैं कि ये किसका बच्चा है, तो धनंजय बोलते सर आपका ही है। जी जी सर आपका ही है। अब वो फीस वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद वो बच्चा जो है वो देख रहा है मेरा बाप ये है कि ये है। तो ये हमारे धनंजय के लिए स्पेशली हम याद करते रहते हैं, और बहुत बड़े और अच्छे एंकर हैं, और मेरे शो को एंकरिंग कर चुके हैं वो, यस यस। है ना। ऐसे करके आज के जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई फील्ड में आप जा रहे हैं तो आपका एक पैशन होना चाहिए। जैसे जिम लगा देते हैं, साल भर का हम लोग प्रीमियम भर देते हैं, उसका जो भी अमाउंट रहता है, जाते कितना है 8 दिन। वही बात है कि आपको जाड़ा गर्मी सर्दी, जो शाहरुख खान बोलते हैं ना चक दे इंडिया में, कि आपको मुसीबतें आएंगी लाइफ में। कभी गर्मी रहेगा, कभी सर्दी रहेगा, कभी बारिश रहेगा, वो तो 12 मास चलना ही है। कभी घर से झगड़ा, कभी बाहर झगड़ा, माइंड अपसेट, उसके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। नहीं कुछ भी हो जाए, आज मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है डेस्टिनेशन पर। मैं कहूँगा कि अगर पैशन हो तभी आओ, नहीं पैशन हो तो मत आओ भाई।
उसके लिए घर पर कम से कम डेली का 1 घंटा तुमको रिहर्सल करना पड़ता है, एक केले में रहकर लिखना पड़ता है। आप सोचियो कि मन में सोच दिया और जाकर स्टेज पर बोल दिए, ऐसा नहीं होता है सर। उसके लिए प्रॉपर कि फंबल ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ कविता आप सुनाना चाहेंगे? हम लोग तो शायर हैं, तो दिल टूटे पर ज़्यादा ही रहता है। कुछ भी सुनाए। हाँ। एक मैंने ही तो तुझे अपना कहा था, तू जहाँ होगी मेहमान होगी। कि एक मैंने ही तो तुझे अपना कहा था, तू जहाँ होगी मेहमान होगी। मेरे रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा, तेरी रूह भी हर वक्त परेशान होगी। और जिस नकारे को तूने ठुकराया था, उसे हर जगह देखकर हैरान होगी। तूने मेरा ख्वाब तोड़ा है, अब देख मेरी हकीकत अल्सान होगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ एक अच्छे कॉमेडियन और एक अच्छे कलाकार रुपेंद्र जी ठाकुर से मुलाकात। रुपेंद्र जी की काफ़ी खासियत है, वो बड़े अच्छे और ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं, 200 शो कर चुके हैं और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी शो भी करते हैं वो। रुपेंद्र जी की खासियत उनकी अपनी निजी जो है कॉमेडी से बिल्कुल अलग है, बहुत भावुक इंसान है। एक छोटी जर्नी को बड़ी जर्नी में बदल चुके हैं। बिहार से पंजाब होते हुए मुंबई की जर्नी उनकी रही है और जैसे कि हम सब मानते हैं, जानते हैं कि मुंबई सपनों की नगर है। यहाँ इंसान आता है, अपने सारे सपने को साकार करता है। तो दोस्तों आपने देखा आज हमारे बीच में थे बहुत उम्दा कलाकार रुपेंद्र जी ठाकुर, और रुपेंद्र जी ठाकुर के आपने सुना देखा। तो दोस्तों आज मुलाकात कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।